वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आलम क्लासेस। आज हम बात करेंगे क्लास 10th फिजिक्स प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन के बारे में। एनसीईआरटी क्लास प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं, अर्थात बिना प्रकाश की उपस्थिति के हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। जैसे प्रकाश की किरण जब किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, अन्यथा नहीं देख पाते हैं। देखिए नोट 1, वास्तव में जब वस्तुओं से टकराकर हमारी आंख तक प्रकाश पहुंचता है तभी हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, अब प्रकाश के स्रोत के बारे में जान लेते हैं। प्रकाश के गुण क्या क्या है? तो प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। दूसरा, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि अंतरिक्ष तो बिल्कुल वैक्यूम है, लेकिन वहाँ से भी प्रकाश हमारे पृथ्वी तक पहुँच जाता है। इसलिए प्रकाश एक चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसको जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा, प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाते हैं। वे सभी पदार्थ जो अपने से प्रकाश को होकर जाने नहीं देते हैं, उन सभी पर जब प्रकाश पड़ता है तो उनके पीछे उनकी छाया बन जाती है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। चलिए अब समझ लेते हैं प्रकाश के स्रोत। प्रकाश हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? तो प्रकाश मुख्यतः दो ही स्रोत है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहा जाता है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। जिससे अगर प्रकाश मिल रहा है वे सभी क्या है? प्रकाश के स्रोत है। जैसे सूर्य हो गया, रात के समय में चंद्रमा हो गया, टॉर्च हो गया, बल्ब हो गया, ये सभी प्रकाश स्रोत हैं। प्रकाश स्रोत मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है नेचुरल और दूसरा है मानव निर्मित। दो प्रकार के होते हैं। अब देख लेते हैं मानव निर्मित और प्राकृतिक। जैसे अब प्राकृतिक के उदाहरण हम दे देते हैं। प्राकृतिक में आते हैं सूर्य, तारे आदि प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं। वही मानव निर्मित में आते हैं मोमबत्ती, लैंप, दिया, बल्ब और भी बहुत सारे चीज़ हैं जो मानव निर्मित प्रकाश के स्रोत हैं। प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जाता है। जितने भी मानव निर्मित हैं वो किसी न किसी अन्य ऊर्जा के रूप में प्रकाश में बदला जाता है, अन्य ऊर्जा से। जैसे लालटेन, लैंप आदि में तेल संचित रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में बदला जाता है। उसमें सबसे पहले ईंधन को जलाया जाता है और जलने के कारण प्रकाश उत्पन्न होता है। यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। वहीं बल्ब की बात कर लेंगे तो बिजली के बल्ब और टॉर्च में विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में परिणत किया जाता है, अर्थात बदलाया जाता है। अतः इसे समझ लेते हैं हम कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। हाँ, अतः प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रदीप्त पदार्थ और अप्रदीप्त पदार्थ के बारे में समझ लेते हैं। प्रदीप्त पदार्थ किसको कहते हैं? प्रदीप्त यानी कि ल्यूमिनस थिंग्स, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं वे प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहलाती हैं। वे सभी वस्तुएं जिनसे प्रकाश निकलता है, चाहे वो मानव निर्मित हो या प्राकृतिक हो, वे सभी क्या कहलाती है? प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे सूर्य प्राकृतिक स्रोत है, बिजली का जलता हुआ बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती, ये सभी क्या है? प्रतिदीप्त। अगर मोमबत्ती सिर्फ रखा हुआ है, जल नहीं रहा है, तो वो प्रतिदीप्त नहीं होगा, वह अप्रदीप्त वस्तु में गिना जाएगा। जिससे प्रकाश निकल रहा उसी को ल्यूमिनस थिंग कहेंगे। ठीक है, चलिए अप्रतिदीप्त वस्तुएं, नॉन ल्यूमिनस थिंग्स।
वे वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं वे अप्रतिदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे टेबल, कुर्सी, पुस्तक, पौधे आदि। ये सभी प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं, बल्कि ये प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश जब इनसे टकराता है और हमारी आंखों तक पहुंचता है तब हम उन वस्तुओं को देख पाते हैं। नोट: जब किसी प्रतिदीप्त वस्तु से निकला प्रकाश किसी अप्रतिदीप्त वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है तभी हम उस अप्रतिदीप्त वस्तु को देख पाते हैं। यही मैंने उदाहरण दिया था अभी कुर्सी के बारे में कि टेबल, कुर्सी इत्यादि इन सभी प्रकाश टकराता है और हमारी आंखों तक पहुंचता है तभी हम इन वस्तुओं को देख पाते हैं। चलिए नेक्स्ट, प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इससे क्या समझते हैं? जब प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, जैसे हो गया धूल कण वगैरह वायुमंडल में रहते हैं, तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकिरित करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहा जाता है। इसका उदाहरण एक देते हैं, आपके घर में उपलब्ध है। आप अपने घर में, अगर आपके घर में कहीं छेद, छोटा सा छेद होगा और उससे लाइट आता होगा तो ध्यान से देखिएगा उसमें कि ये किरण आ रही है, तो इसमें देखेंगे कि आप बहुत छोटे छोटे धूल कण रहते हैं, इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं। तो क्या होता है, प्रकाश जब इनसे टकराती है तो प्रकाश अपनी कुछ ऊर्जा इनको दे देती है, जिसके कारण इनमें कंपन चालू हो जाता है और ये बिखेर देती हैं। इसी को प्रकीर्णन कहा जाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। प्रकाश की किरणें किसी प्रतिदीप्त पदार्थ से प्रकाश सरल रेखा में सभी दिशाओं में जाता है। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, किरण पुंज, बीम ऑफ लाइट। प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। यानी किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। मुख्यतः किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया अपसारी किरण पुंज, दूसरा समानांतर किरण पुंज, तीसरा अभिसारी किरण पुंज। तो अपसारी किरण पुंज, जब किसी एक बिंदु से बहुत सारी किरणें निकलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। समानांतर किरण पुंज, जब सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर दिखाई देती हुई प्रतीत होती हैं तो वे समानांतर किरण पुंज कहलाती हैं। अभिसारी किरण पुंज, जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर एकत्रित होते हुए दिखाई पड़ते हैं तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, सेम वही बात है। अभिसारी किरण पुंज, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती हैं, अर्थात किरणों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। ये भी नोट कर लेंगे। देखिए तीनों फिगर यहाँ पर है, ये अभिसारी है, एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत हो रही है और इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। यहाँ कुछ था, यहाँ बेसी है। समांतर किरण सभी एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। अभिसारी किरण पुंज सभी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं और इनके बीच की दूरी घट जाती है। पहले यहाँ इतना था, अब यहाँ पर कम है। इसी तरह समानांतर किरण पुंज नोट कर लीजिएगा। ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु दूसरे के समानांतर होती हैं। नोट: बहुत अधिक दूरी पर स्थित प्रकाश स्रोत, जैसे हो गया सूर्य, से आते किरण पुंज को समानांतर किरण पुंज माना जाता है, क्योंकि सूर्य की त्रिज्या बहुत अधिक है, इसलिए जब प्रकाश निकलता है तो उसको पैरेलल माना जाता है, बिल्कुल माइनर अंतर होता है। ठीक है, अभिसारी किरण पुंज को नोट कर लीजिए। इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती है, अतः ऐसे किरण पुंज
में किरणों के बीच की दूरी घटती जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पदार्थों के बारे में पढ़ते हैं। पदार्थ मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पारदर्शी पदार्थ, ट्रांसपेरेंट, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कांच, पानी, हवा आदि, इन सभी से प्रकाश आसानी से गुजर जाता है। जब प्रकाश के बीच में इसको रखोगे और दूसरी तरफ तुम खड़े रहोगे, ये हो गया कांच, और इधर से प्रकाश जब आएगा और इस तरफ तुम रहोगे तो प्रकाश इससे पार होकर तुम्हारी आंखों तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। पारभासी पदार्थ अर्थात अर्ध पारदर्शी, ट्रांसकुलेंट, वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने से होकर जाने देते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा कागज, बैलून का रबर, आँख की पलक, हल्के बादल, कुहासा इत्यादि। घिसा हुआ कांच, जैसे एक कांच ले लीजिए और उसको ज़मीन पर घिस दीजिए और तब उस पर लाइट मारिएगा तो प्रकाश बहुत कम मात्रा में उस पार से इस पार आ पाएगा। वही आप एक कागज़ ले लीजिए तो वो अपारदर्शी पदार्थ है, और जब उस पर आप तेल लगा दीजिएगा और उसके बाद टॉर्च मारिएगा तो उससे प्रकाश थोड़ा थोड़ा आएगा, तो वह कहलाता है पारभासी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ। ओपेक, वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देते हैं अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। बिल्कुल भी पार नहीं होने देता है। इन्हीं सभी वस्तुओं का छाया बनता है। जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर, अलकतरा, पेंट, मोटा गत्ता, धातु की प्लेट इत्यादि बहुत सारे इसके उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रकाश का प्रवर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं, और इसी घटना के कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, अगर प्रकाश की यह घटना नहीं घटती प्रवर्तन की तो हम किसी वस्तु को देख नहीं पाते। नोट 1, अच्छी तरह से पॉलिश की हुई चिकनी सतहों पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग उनके द्वारा लौटा दिया जाता है अथवा अर्थात परावर्तित हो जाता है। ठीक है, दूसरा समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक है। तीसरा, समतल दर्पण चिकने कांच की एक समतल प्लेट से बना होता है जिसके दूसरे तरफ रजतीत अर्थात रंगा हुआ रहता है। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को आरेख, किरण आरेख, रे डायग्राम कहते हैं। अब रे डायग्राम हम आप सभी को बताते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई समतल दर्पण है, एक तरफ रंगा हुआ है तो ये हो गया समतल दर्पण, और ये मान लीजिए एक किरण है इस पर पड़ा तो ये जहाँ पड़ा ये आपतन बिंदु, जिस पर प्रकाश पड़ता है वह आपतन बिंदु, और जो रेखा जो किरण आपतन बिंदु पर पड़ती है वह कहलाती है आपतित किरण। और जब यहाँ टकराएगी तो इस बिंदु पर एक अभिलंब खींचेंगे, बिल्कुल इसके पैरेलल में जो कोण होगा 90 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा अभिलंब। और जब ये टकराएगी, जिस कोण से ये टकराएगी ठीक उसी कोण से समतल दर्पण से परावर्तित हो जाएगी, तो इसको कहेंगे परावर्तित किरण। और इस पूरे चित्र आरेख को किरण आरेख, रे डायग्राम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट
परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। प्रकाश की किरण किसी सतह पर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है उन नियमों को परावर्तन के नियम कहते हैं। इनके कुछ पदों पर व्याख्या निम्नलिखित है। आपतित किरण, किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। जब कोई भी प्रकाश किसी सतह पर पड़ेगा तो उसको हम कहेंगे आपतित किरण। आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। मैंने पहले ही बताया, जब किरण इस बिंदु पर टकराएगी तो ये जो बिंदु होगा ये आपतन बिंदु कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट, परावर्तित किरण, जिस माध्यम जैसे हवा से चलकर आपतित किरण सतह पर आती है उसी माध्यम में गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, जब ये हवा से यहाँ आया, आपतन बिंदु पर पड़ा, ये हो गया आपतित किरण, और जब ये हवा से आया तो ठीक हवा में ही लौटा दिया जाएगा तो ये कहलाएगा परावर्तित किरण। अभिलंब, किसी समतल सतह के किसी भी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमें आपतन बिंदु मिला तो इस बिंदु पर हम लंब खींचेंगे तो ये कहलाएगा हमारा अभिलंब। ठीक है, आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब कोण से जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। तो ये हो गया आपतित किरण और ये हो गया आपतन बिंदु और इस पर खींचा गया हो गया अभिलंब, और इस दोनों के बीच के कोण को कहते हैं आपतन कोण, और इसको आई से डिनोट किया जाता है, स्मॉल आई से डिनोट किया जाता है आपतन कोण को। परावर्तन कोण, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। अब यहाँ आपतित किरण हो गया और ये परावर्तित किरण हो गया, और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब हो गया, और इस दोनों के बीच के जो ये कोण हो गया इसी को कहते हैं परावर्तित किरण, और इसको आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम हैं। दो नियम है। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, ठीक उसी तरह जैसे एक्स एक्सिस से अगर आया और लौटा तो उस भी एक्स एक्सिस में ही लौटेगा, और ये सभी एक ही समतल में होते हैं। ठीक है, दूसरा, आपतन कोण जिसको डिनोट करते हैं आई से, परावर्तन कोण जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल आर से, के बराबर होता है, अर्थात आई इक्वल टू आर समतल दर्पण में। ठीक है, नेक्स्ट, प्रतिबिंब, इमेज, जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। अब पहले आप समझ लेते हैं प्रतिबिंब कैसे बनता है। जैसे ये एक समतल दर्पण हो गया और ये पीछे रजदीद किया हुआ है, इस पे मान लीजिए ये कोई वस्तु है ए बी, और यहाँ से किरण चला, तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब उसे कहते हैं जिसमें किरण एक दूसरे को काटती, जिस बिंदु पर काटती है तो वहाँ जो प्रतिबिंब बनता है उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और यह हमेशा
वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है। आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के सापेक्ष में सीधा बनता है। ठीक है, नेक्स्ट वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। जब वस्तु ये रहेगा तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक जब भी बनेगा तो उल्टा बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। जैसे ये वस्तु है तो इसका वर्चुअल इमेज सीधा ही बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्श्व परिवर्तन, समतल दर्पण में बात करेंगे हम। वस्तु का दाहिना भाग समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बायां भाग तथा वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब का दाहिना भाग दिखाई पड़ता है। इसी को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक समतल दर्पण के सामने खड़े रहेंगे, जब आपका दायां भाग उस वस्तु का बायां भाग ठीक पार्श्व परिवर्तन हो जाता है। जैसे ये आपका ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, और जब उस पर इमेज जाएगा तो ये उसका लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा, और इसी को कहते हैं पार्श्व परिवर्तन, इंटरचेंज। ठीक है, नेक्स्ट समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। पहला, प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, और जब भी बनता है प्रतिबिंब की अपेक्षा सीधा बनता है। और सीधा बनने का बात जब आता है तो समझते हैं हम कि यह काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है, अर्थात लेफ्ट राइट हो जाता है और राइट लेफ्ट हो जाता है। ये वस्तु हो जाएगा और ये इमेज में उल्टा हो जाता है। ठीक है, प्रतिबिंब आभासी होता है। पहले बता दिए कि सीधा जब बनता है वस्तु के सापेक्षा तो आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के आगे होता है। समतल दर्पण में जब भी, जैसे हम यहाँ से 5 सेंटीमीटर दूर जब रहेंगे तो यहाँ भी 5 सेंटीमीटर दूर ही इमेज बनता है। ठीक है, नेक्स्ट गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। ये मान लीजिए एक खोखला गोला है और इसमें से ये कट निकाल लीजिएगा, तो ये जो पार हुआ है, जब इसको चाहे बाहर से रंग दीजिए या फिर अंदर से रंग दीजिए तो एक साइड हो जाएगा चमकता हुआ सतह हो जाएगा, जिससे प्रकाश टकराएगा और लौटेगा। तो इसी को कहते हैं गोलीय दर्पण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। गोलीय दर्पण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल, एक होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। चलिए नेक्स्ट समझते हैं इनको पारी पारी से।
कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसका पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित हो अवतल दर्पण कहलाता है। ये गोलीय टुकड़ा है और बाहर पेंट किया होता है और उसका चमकता हुआ भाग अंदर की ओर होता है, तो उसको कहते हैं अवतल दर्पण। इसका मुख्यतः उपयोग होता है दाढ़ी बनाने में काम आता है, आँख, दांत, नाक, कान, गले इत्यादि के डॉक्टर प्रकाश की किरणें छोटे अवतल दर्पण से परावर्तित करके इन अंगों में डालते हैं। टेबल लैंप में इसका उपयोग किया जाता है ताकि प्रकाश एक जगह एकत्रित हो और पढ़ने में आसानी हो। मोटर कार और रेल इंजनों में सर्च लाइट के लैंप के परावर्तक के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, उत्तल दर्पण। कॉन्वेक्स मिरर वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर वक्रित होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। ये देखिए, ये हो गया, इसका परत अंदर की ओर रंगा हुआ है और बाहर की ओर चमकता हुआ परत है, इसको कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। इसका उपयोग मोटर कारों में ड्राइवर की सीट के पास लगा होता है। इसमें ड्राइवर पीछे से आने वाले व्यक्तियों व गाड़ियों के प्रतिबिंब को देखता है, जिसको साइड मिरर कहते हैं। कांच के टुकड़े की बाहरी सतह को रोस्टित करने से अवतल दर्पण प्राप्त होता है। ये एक स्फेरिकल टुकड़ा है। इसका बाहरी परत हम जब रंग देते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा ही निकल गया है, जब बाहरी परत को रंग देते हैं तो हमको कॉनकेव लेंस प्राप्त होता है, अवतल दर्पण। और जब हम इसी को अंदर से जब रंग देते हैं तो हमको जो प्राप्त होता है तो इसको कहते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। गोलीय दर्पण में क्या क्या होता है उन सभी को पारी पारी से प्रत्येक बिंदु को समझते हैं। तो पहला हो जाएगा ध्रुव। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यह हो गया कोई गोलीय दर्पण, इसके जो मध्य बिंदु हो जाएगा इसको हम कहेंगे ध्रुव, पोल। वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। मान लीजिए कि ये एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले खोखले गोले का भाग है, तो इसका जो वक्रता केंद्र हो जाएगा वो 5 सेंटीमीटर दूर यहाँ हो जाएगा। ठीक है, वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और जो यहाँ से यहाँ जो हो गया इसको कहेंगे वक्रता त्रिज्या, और इस बिंदु कहेंगे वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र के आधी दूरी को कहते हैं फोकस, फोकस। अब प्रधान या मुख्य अक्ष। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान या मुख्य अक्ष कहा जाता है। ये ध्रुव हो गया और ये वक्रता केंद्र हो गया। इन दोनों को जब मिलाएंगे, लंबा करेंगे तो ये प्रधान अक्ष कहलाता है।